मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है संचार, यानी संचार का अर्थ, परिभाषा, इसके महत्व और संचार के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। संचार का अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, जो संचार होता है वो मानवीय रिश्तों में एक अनिवार्य तत्व होता है। संचार के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जो संचार शब्द है वो लैटिन शब्द है, इसका जो कम्युनिस्ट से लिया गया है, यानी कि जो संचार शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, सामान्य। इसलिए संचार को आपसी समझ बनाने के लिए तथ्यों, विचारों, राय या भावनाओं के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह उन सभी चीज़ों का योग होता है जो एक व्यक्ति दूसरे के मन में समझ पैदा करने के लिए करता है। आज के समय में अगर बात की जाए तो संचार के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि ईमेल, चैट, व्हाट्सएप, स्काइप आदि जैसे शामिल हैं। प्रभावी संचार लोगों को काम को आसान बनाने में मददगार होता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। देखिए, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कूल्स और ओडोनेल की। ये परिभाषा में क्या कहते हैं कि संचार शब्दों, अक्षरों, प्रतीकों या संदेशों के माध्यम से किया जाने वाला एक संवाद है और वह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक संगठन का सदस्य दूसरे के साथ अर्थ और समझ साझा कर सकता है। ठीक है, और आगे जो दूसरे विद्वान हैं रोजर्स, वो क्या कहते हैं इस बारे में। उनका कहना है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग आम समझ तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे के साथ जानकारी बनाने और साझा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे संचार के महत्व की। संचार के महत्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका महत्व बताया गया है वो है समन्वय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखो बच्चों, जो एक संगठन है मान लो, तो उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है, और सभी विभागों की जो गतिविधियों में समन्वय के लिए संचार की आवश्यकता होती है। संचार ही उन गतिविधियों के समन्वय में मदद करता है और इन गतिविधियों में जो भी सूचना, विचार, तथ्य होते हैं वो संचार के माध्यम से ही उनका आदान प्रदान होता है और संचार के माध्यम से उसकी एक व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, इसका जो अगला महत्व जो है वो क्या है, उद्यम के सुचारू संचालन में मदद करता है। यानी कि क्या, इसका क्या अर्थ है कि किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। अगर संगठन में कोई नया परिवर्तन लाना है तो संचार की मदद लेने से ये काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि संगठन की जो भी क्रियाएं होती हैं वे सब संचार पर ही निर्भर होती हैं। यदि संचार को बंद कर दिया जाए तो सभी संगठन की क्रियाएं भी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला क्या है, संचार निर्णय लेने के रूप में कार्य करता है। देखो बच्चों, जो संगठन है, संगठन में उचित योजना बनाने, निर्णय लेने तथा विचारों का आदान प्रदान करने का कार्य संचार के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो संचार किसी संगठन के प्रबंधन को समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उचित निर्णय के लिए जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। संचार के माध्यम से ही संगठन के प्रबंधक निर्णय को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कि उन निर्णयों को क्रियाशील बनाने में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगला और क्या है, प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि। इसका क्या अर्थ होता है कि जो प्रबंधक कार्य होते हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो कोई भी जैसे प्रबंधक है वो संचार के माध्यम से ही निर्देश, जिम्मेवारियां, निर्देश, लक्ष्य आदि को कर्मचारियों को वो बांट सकता है। इस प्रकार संचार के कारण ही पूरा संगठन सुचारू रूप से चलता है और पूरी दक्षता के साथ वो काम कर सकता है। अगला इसका महत्व क्या है, सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना। देखिए, जो संचार के माध्यम से जो वरिष्ठ और नव युवक हैं उनके बीच में समझ विकसित की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वरिष्ठ लोग और नव युवक हैं, उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। संचार के माध्यम से ही इन दोनों में एक समझ का विकास किया जा सकता है। इसमें औद्योगिक शांति को भी बढ़ावा मिलता है,
संचार के माध्यम से ही किसी भी गलत फहमी या गलत धारणा को आसानी से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो संचार है वो क्या होता है, दो तरफा प्रक्रिया है वो, ठीक है। इसलिए संगठन में विश्वास और समझ का माहौल बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला इसका महत्व क्या है, प्रभावी नेतृत्व स्थापित करना। देखो बच्चों, किसी भी संगठन में कर्मचारियों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। नेता को अपने विचारों, सुझावों और संप्रेषित करने की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव हो पाएगा जब संगठन में एक प्रभावी संचार प्रणाली होगी। दूसरी ओर जो अनुयायी होते हैं, उनकी भावनाओं, शिकायतों, सुझाव, समस्याओं, प्रतिक्रियाओं को भी जानने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। अगला इसका क्या महत्व है, संचार मनोबल बढ़ाता है और प्रेरणा प्रदान करता है। देखो बच्चों, किसी भी संगठन में कर्मचारियों की सफलता काफ़ी हद तक संचार प्रणाली की प्रभावशीलता पर ही निर्भर करती है। एक अच्छी संचार प्रणाली जो होती है वो कर्मचारियों की योजनाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं आदि के बारे में सूचित करने में मदद करता है, और ऐसी जानकारी से कर्मचारियों को अपनेपन का एहसास होता है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि अच्छा संचार श्रमिक को आत्मविश्वास में विकास करता है। अगला इसका महत्व क्या है, प्रशिक्षण और विकास में मदद करता है। कहने का अर्थ क्या है कि जो प्रबंधक होता है उसके हर स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण से सीखने की डिग्री न केवल प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम की सामग्री पर निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि ज्ञान और कौशल कैसे प्रसारित किया जा सके। यानी कि संचार के माध्यम से वो अपने ज्ञान और कौशल को, यानी कि अपने प्रशिक्षण को प्रसारित भी कर सकते हैं। अगला इसका जो महत्व है वो क्या है, जनसंपर्क बनाए रखने में मदद करता है। देखो बच्चे, जो भी कोई संगठन होता है उसको आंतरिक और बाहरी दोनों दुनिया का से निपटना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ग्राहक, निवेशक, यूनियन, ट्रेड यूनियन, सरकार की नीतियाँ, कोई भी संगठन अगर होता है तो इन सब से उन्हें निपटना पड़ता है। इसलिए संगठन को इन सब से स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन सबसे स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए एक प्रभावी संचार की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर प्रभावी संचार होगा तो ही इन सबसे रिश्ते अच्छे बन पाएंगे। आगे क्या है कि संचार के प्रकार, ठीक है। संचार के प्रकार कितने होते हैं, संचार के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्य संचार। ये 4 प्रकार के संचार माने गए। सबसे पहले बात करेंगे हम मौखिक संचार की, ठीक है। मौखिक संचार में शब्दों के माध्यम से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस संचार को मानवीय संपर्क की नींव कहा जाता है, क्योंकि जो मौखिक संचार है किसी व्यक्ति के विचार, भावनाओं तथा अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सबसे अधिक सक्षम बनाता है। यह जो संचार है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मध्य वर्ग लोगों के रिश्तों को विकसित करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। यह माध्यम लोगों के रिश्तों को विकसित करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है गैर मौखिक, ठीक है। गैर मौखिक संचार में क्या होता है कि गैर मौखिक संचार में लिखित शब्दों के अलावा संचार के अन्य पहलू भी शामिल होते हैं। इस माध्यम में विशेषकर शारीरिक भाषा जैसे तत्व इसमें शामिल होते हैं। शारीरिक भाषा से संबंधित तत्व जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो संदेश को समझने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि चेहरे के भाव से किसी व्यक्ति की खुशी, उदासी, क्रोध, भय आदि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी प्रकार शारीरिक गतिविधि या मुद्राएं, इशारे, आंखों से संपर्क, ये सब जो है वो गैर मौखिक संचार के माध्यम हैं। इसका जो तीसरा माध्यम है वो क्या है, लिखित संचार। देखो बच्चों, जो लिखित संचार में क्या होता है कि लिखित शब्दों के माध्यम से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि यह संचार का स्थायी रूप है, जिसका प्रयोग अक्सर औपचारिक या व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है, जैसे कि ईमेल, लघु संदेश सेवा यानी कि SMS, सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो
इन सबके द्वारा लिखित माध्यम से संदेश का आदान प्रदान किया जा सकता है। आगे जो चौथा इसका प्रकार है वो क्या है, दृश्य संचार। ठीक है, तो दृश्य संचार जो होता है वो संदेश देने के लिए छवि, प्रतीकों और ग्राफिक्स पर निर्भर करता है। यह डिज़ाइन और डेटा प्रतिनिधित्व में एक शक्तिशाली उपकरण है। जैसे कि इन्फोग्राफिक्स इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि विजुअल संचार किस तरह से जटिल डेटा को सरल बनाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कंपनी की वृद्धि के बारे में जानकारी देना चाहता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा कि इन्फोग्राफिक्स बना सकता है जो तुरंत ही प्रमुख रुझानों को संप्रेषित कर सकता है, जिससे कि यह दर्शकों के लिए भी आकर्षण बन सकता है। तो बच्चों, ये तो था संचार, जिसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको दी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।